क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का एससीपी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश के अपरावर्तन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो होता है दर्पण के सूत्र का निगमन करना होता है। अच्छा, दर्पण का सूत्र होता क्या है? चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, फॉर्मूला तो उसका वही होने वाला है, 1/f = 1/d + 1/u। ठीक है, अब ये होता क्या है, आता कैसे है, ये आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, तो सबको पता है कि दर्पण दो टाइप के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दोनों की फोकस दूरी का, दोनों के सूत्र का हम लोग निगमन करेंगे। तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि अवतल दर्पण के लिए उसका सूत्र का निगमन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद उसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो बात हो रही है अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण हम लोग पहले यहां बनाएंगे। ठीक है, ये उसका मुख्य अक्ष खींच देते हैं हम लोग यहाँ पे। मुख्य जहां पे दर्पण को टच करता है वो दर्पण का ध्रुव हो जाता है। ठीक है, अब इसके सामने हम कोई वस्तु रखते हैं। सपोज करना ओ डैश एक वस्तु है। तो जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब तो बनना ही बनना है। प्रतिबिंब कैसे बनता है? पहली किरणें क्या मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वो दर्पण के फोकस से होकर परावर्तित होता है। ये हम लोग पिछले क्लास में सीख गए, दर्पण के फोकस बिंदु से होकर परावर्तित हो जाता है। ठीक है, अच्छा, जितनी दूरी पर क्या होता है फोकस बिंदु होता है, उतनी दूरी पर क्या वक्रता केंद्र भी तो होता है। यहाँ पे वक्रता केंद्र सी का अगर इमेजिन कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो जो किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो उसी मार्ग पे क्या पुनः वापस लौट आती है। ये तो हम लोग पिछले क्लास में बहुत अच्छे से सीख गए हैं। ठीक है, तो हम पाते क्या है कि जो दोनों परावर्तित किरणें हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों एक दूसरे को कहीं पर काट रही है। ठीक है, इस बिंदु को मुख्य के साथ मिला देते हैं, ये हो जाता है कि वस्तु को ओ डैश है, ये उसका प्रतिबिंब बन जाता है। नाम देते इसका आई डैश, इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, क्या यहां तक किसी कोई समस्या है क्या? नहीं, इसके आगे बढ़ते हैं। तो एक आपको यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा होगा ओ डैश सी, और एक ट्राइंगल दिख रहा होगा सी आई डैश। ये दोनों ट्राइंगल को थोड़ा गौर से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, क्या ये दोनों ट्राइंगल, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है क्या? कुछ बच्चों को डाउट होगा, सर ये समरूप त्रिभुज या सिमिलर ट्राइंगल होता क्या है? समरूप त्रिभुज क्या होता है? तो समरूप त्रिभुज का डेफिनेशन ये बनता है कि जिस त्रिभुज के ना दो कोण बराबर, कम से कम दो कोण बराबर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समरूप त्रिभुज कहना होता है। तो क्या इसके दो कोण बराबर है क्या? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बन रहा है शीर्षाभिमुख कोण, यानी यह कोण इस कोण के बराबर होगा। यहाँ पे इसको लंबवत होगा तो यही 90 अंश का बनेगा, यानी इसका यह कोण इसका यह कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। ठीक है, अब समरूप त्रिभुज का एक रूल होता है, मैं लिख रहा हूं। अगर लिखते हैं कि त्रिभुज, नाम दे देते इसका क्या है? ओ डैश सी, त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज सी आई डैश। सी आई डैश में समरूप त्रिभुज के नियम से समरूप त्रिभुज के नियम। ठीक है, फिर से एक बार और रिपीट करना चाहता हूं। समरूप त्रिभुज क्या होता है? कोई दो ट्राइंगल है, दो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का कोई दो कोण, इस त्रिभुज का कोई दो कोण, अगर दोनों आपस में बराबर है तो ऐसे दोनों त्रिभुजों को हम लोग क्या कर सकते हैं? समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहता हूं कि सपोज कीजिए एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है, एक ट्राइंगल है, थोड़ा छोटा ले लेते हैं, ए बी सी। सपोज करो दो त्रिभुज क्या है? समरूप है। ठीक है,
तो यहाँ पे समरूप त्रिभुज का नियम क्या होता है कि इसके भुजाएं ना अनुपातिक होती है, अर्थात इसके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कह सकते हैं कि अगर इसका ले रहे ए बी अपान, इसका लेना पड़ेगा पी क्यू, इसका ले रहे हैं ए सी, इसका लेना पड़ेगा पी आर, इसका ले रहे हैं बी सी, इसका लेना पड़ेगा क्यू आर। यानी कि अगर दो त्रिभुज सिमिलर है, समरूप है, तो उनके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो दोनों त्रिभुज समरूप है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अगर मैं ले लूं ओ डैश, इसका लंब ले रहा हूं, इसका लेना पड़ेगा हमको आई आई। ठीक है, इसका बेस ले रहा हूं ओ सी, इसका लेना पड़ेगा सी आई। ठीक है, चल लेते हैं ओ डैश अपान ओ डैश अपन आई आई डैश बराबर ओ सी अपान सी आई। ये समीकरण नंबर कितना है, 1 हो जाएगा। कोई डाउट है बताएंगे यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वो यहां पे भी थोड़ा ध्यान देना, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ छोटा सा, एक ये दिख रहा है आई आई डैश एफ, और एक दिख रहा है, चलिए इसको कुछ नाम देते हैं, चलो इसका नाम ए दे देते हैं, है ना। एक दिख रहा है आपको ए एफ टी, लेकिन ध्यान से कर देखें, कहेंगे ए एफ टी तो त्रिभुज है ही नहीं, क्योंकि त्रिभुज ऐसे होता है ना, ये सीधी, ये लाइन सीधी होनी चाहिए तो ट्रायंगल, यहाँ पे तो क्या थोड़ा सा कर्व है, तो यहाँ पे तो कर्व है, ये तो त्रिभुज है ही नहीं। तो चलो इसको त्रिभुज बनाने के लिए एक लाइन हम ड्रा कर देते हैं एम। ठीक है, अब यहाँ ट्रायंगल बना कौन सा, आई आई डैश एफ और ए एफ एम। ठीक है, क्या ये भी दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है क्या, चेक करते हैं। यहाँ पे भी तो बन रहा है शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब कोई भी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, क्योंकि ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ऐसे कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कह देते हैं। ठीक है, तो यह एंगल, यह एंगल बराबर है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। कह सकते हैं हम लोग क्या चीज, ये दोनों, इसके दो कोण, इसके दो कोण आपस में बराबर है, अतः ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो पुनः त्रिभुज कौन सा है, आई आई डैश एफ तथा त्रिभुज एफ ए एम में समरूप त्रिभुज के नियम से, समरूप त्रिभुज के नियम से। ठीक है, अब ये समरूप त्रिभुज का नियम सबको पता ही हो गया कि अगर इसका लंब ले रहे हैं ए एम, इसका लेना पड़ेगा हमको आई आई डैश, इसका ले रहे हैं ए एम, इसका लेना पड़ेगा आई आई डैश। अच्छा, इसका बेस ले रहा है अगर एफ एम, एफ एम, इसका एफ एम ले रहे हैं तो इसका क्या लेना पड़ेगा हमको आई एफ लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई समस्या तो है नहीं आता। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये दोनों जो रेखाएं हैं ये तो पैरेलल है अर्थात समांतर है। असमांतर का डेफिनेशन जानते हैं कि सभी बिंदुओं पर दूरी क्या होती है, बराबर होती है। एक तरह से कह सकते हैं ओ डैश की दूरी और ए एम की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। हम कह सकते हैं चूंकि ओ डैश ए पैरेलल है किसके, ओपी के, अतः ओ डैश ओ डैश ओ से ओ डैश की लंबाई किसके, एम के क्या होगी, बराबर होगी, कह सकते हैं। अतः एम के यहां पर लिख सकते हैं हम लोग कितना, ओ डैश, तो एम तो ओ डैश के बराबर है, अपान कितना है, आई आई डैश इज इक्वल टू कितना है, एफ एम अपान आई एफ। इसको समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। तुलना करने में ये दिख रहा है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो ओ डैश अपान आई आई डैश, यहाँ पे भी ओ डैश अपान आई आई डैश।
तो जब इसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो पक्का इसके राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। ठीक है, तथा कह सकते हैं हम लोग कि समीकरण 1 और 2 की तुलना में या 1 और 2 को हम बराबर भी कर सकते हैं, है ना। समीकरण 1 व 2 की तुलना में हम कह सकते हैं कि OC अपान CI, OC अपान CI बराबर होगा किसके, FM अपान IF। पक्का, फिर से चेक करने के बाद इसके लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो इसके राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर कह सकते हैं OC अपान CI किसके बराबर है, FM अपान IF। इसको समीकरण हम लोग 3 नाम दे देते हैं। अब कुछ जरूरी पॉइंट पे आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कोई भी दूरी हो ना तो उसको हमेशा दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। दर्पण के सामने कोई भी दूरी, जैसे ये वस्तु है तो इसकी दूरी कहाँ नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। ये वक्रता केंद्र, इसकी दूरी का ध्रुव से नापेंगे। ये प्रतिबिंब, इसकी दूरी भी ध्रुव से, ध्रुव मतलब दर्पण के ठीक सेंटर से नापेंगे हम लोग। ठीक है, सेंटर में तब दर्पण के ठीक बीचों बीच यानी केंद्र से नापेंगे, इसके बीचों बीच बिंदु ध्रुव से नापेंगे। ठीक है, अब एक बात मुझे और बताएं, यदि इस दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि इस दर्पण का द्वारक छोटा हो, दर्पण का द्वारक छोटा हो तो जो इस पे आपने लंब गिरा है ये यम, क्या ये पी से बहुत दूर बहुत पास होगा, ये तो बहुत पास होगा। यानी एक तरह से कह सकते हैं यम भी क्या होगा, एकदम पी के करीब होगा। यानी कह सकते हैं यफ से जो यम की दूरी है लगभग यफ से पी की दूरी के बराबर होगा। तब यफ से एम की दूरी लगभग बराबर किसकी, यफ पी के, या पी एफ भी कर सकते हैं। अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो तो यफ से एम की दूरी लगभग यफ से पी की दूरी के बराबर होगी। तो OC अपान CI इज इक्वल टू, अभी इसको 3 नहीं बनाते हैं, ठीक है। OC अपान CI इज इक्वल FM, FM को FP या PF को लिख ही सकते हैं, अपान कितना है I। चलिए इसको समीकरण नंबर 3 बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट होता है कि ये दर्पण का द्वारक छोटा हो तो FM FP के बराबर लगभग बराबर कैसे हो सकता है। तो आपको बस एग्जांपल से समझाना चाहता हूं कि दर्पण तो लगभग सब लोग देखे ही होंगे, सबको की कोई दर्पण है यहाँ पे। तो क्या कोई दर्पण इतना ज्यादा बिंदु होता है, बस हल्का सा बिंदु होता है। दर्पण तो बस हल्का सा बिंदु होता है, इतना ज्यादा कर्व तो होता नहीं। वो तो बस दिखाने के लिए कि आपको अच्छे से विजिबल हो, हमको ज्यादा कर्व करना पड़ता है। अच्छा, इस पे अगर प्रकाश की किरणें कोई आ रही है, ये परावर्तित इसे लंब खींचेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे P है तो ये थोड़ा सा मान लीजिए यहाँ पे एक M बिंदु है। कर्व है, जितना ज्यादा कर्व करेंगे उतना ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा। लेकिन दर्पण तो एक्चुअल में दर्पण इतना कर्व तो होता नहीं, कर्व उसका कम होगा। जैसे कर्व कम होता है, जब प्रकाश किरणें भेजेंगे आता है तो ये जो होगा इसकी डिस्टेंस भी क्या होगी, लगभग बहुत कम होने वाली है। अतः कह सकते हैं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो लगभग ध्रुव के डिस्टेंस के लगभग बराबर है, इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कहा गया कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है तो FM को लगभग FP कर सकते हैं। अब ध्यान ये देने योग्य बात है कि जितने भी डिस्टेंस है सबको कहां से नापेंगे, दर्पण के ध्रुव से नापेंगे, सब में P आना चाहिए, ठीक है। जैसे OC है, OC है तो OC को हम PO माइनस PC में लिख सकते हैं। यहां OC को हम लिख सकते हैं कितना, PO माइनस PC, ठीक है। CI को लिख सकते हैं, CI को लिख सकते हैं PC माइनस PI, PF को लिख सकते हैं, अच्छा PF में P से तो नापी गई दूरी, मतलब कहना बस ये चाहता कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव से अर्थात P से ही नापनी, यहां तो ऑलरेडी P से नापी गई है। IF की बात करते हैं, IF कैसे निकलेगा, PI माइनस PF। अब ये लाइन कुछ बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत कर रहा हो तो उनको बताने के लिए
आप ऐसे कर सकते हो कि सपोज करो यहाँ दर्पण का ध्रुव P है, यहाँ पे पहले ओसी की बात करते हैं, यहाँ पे बिंदु है सी, यहाँ पे बिंदु है ओ, ठीक है। सपोज करो हमको पी से लेके ओ तक जाना है, जिसकी दूरी 10 किलोमीटर है, ठीक है। हम पैदल जा रहे हैं, जहाँ सी तक जाते थक गए, यहाँ रुक के चाय नाश्ता होने लगा, पी से सी की दूरी मान लीजिए 8 किलोमीटर में आ गया, मतलब पी से चले 8 किलोमीटर दूर पहुंचे, थकान हो गई। अब बताइए सी से ओ तक यानी ओ सी कितना दूरी रह गया, तो कैसे करते हैं, इस टोटल में से इसको माइनस करना पड़ता, सिंपल सी बात है। तो टोटल क्या है, पीओ में से पीसी को माइनस करोगे तभी आप ओसी निकाल पाओगे। तो ओसी कब निकाला, पीओ माइनस पीसी, सिंपल सी बात है। तो इसका एक तरीका और समझ सकते हैं हम लोग कि अगर ओसी निकालना है, पी से दूरी नापनी है, पी से जो ज्यादा दूर है वो ही, पी से ज्यादा दूरी वाले में से पी से कम वाले को माइनस कर दो, यानी पी ओ में से पी सी को माइनस कर दो, सिंपल सी बात है, पी ओ माइनस पी सी हो गया। अगर सी आई की बात करना, सी आई इसकी बात है, सी आई पी से नापना है, तो पी ज्यादा में से पी कम वाले को माइनस, पी सी माइनस पी आई कर दो, ठीक है। आई एफ करना है, आई एफ यहाँ पे चेक करो, पी आई पी एफ, पी ज्यादा में से पी एफ को माइनस कर दो, ठीक है। यहां तक बातें सबको समझ में आ गई। अब छोटा सा पॉइंट और बच्चा इसमें, उस इसमें पीओ है, पीसी है, पीसी है, पीआई है, पीआई है, पीडी है क्या, तो एक तरह से कह सकते हैं पीओ यानी पी से ओ की दूरी, यानी पी से ओ की दूरी कह सकते हैं हम लोग, वस्तु की दूरी कह सकते हैं, वस्तु की दूरी कह सकते हैं। पी से ओ की दूरी को वस्तु की दूरी कह सकते हैं, जिसको लोग यू से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा पीओ दिखा, पीसी दिख रहा है, पीसी, पी से सी इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं, वक्रता त्रिज्या या वक्रता दूरी कह सकते हैं, जिसको लिखते तो आर हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, जितना दूर ये होता है उतना दूर ये होता है, मतलब ये 4 है तो टोटल कितना हो गया 8 है, यानी फोकस का डबल होता है, यानी फोकस दूरी एफ का 2 गुना होता है, कह सकते हैं। पीसी हो गया। पी आई की बात करते हैं, पी आई, पी से आई की दूरी, आई तो प्रतिबिंब था ना, तो इसे बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, जिसको लोग वी से लिखते हैं, ठीक है। अब बचा हम लोगों का पी एफ, पी से एफ की दूरी, यानी पी से एफ यानी फोकस बिंदु, यानी फोकस दूरी कह सकते हैं, इसको लिखता हूं स्मॉल एफ से, ठीक है। यहां तक उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, आपको मैं इसका जवाब जरूर दूंगा आप लोगों को, ठीक ना। अच्छा ये तो दूरी को आपने व्यक्त कर दिया, अब इसमें कुछ चिन्हों का रोल लगाना पड़ता है, चिन्ह परिपाटी का नियम बोलते हैं, सिंपल सा नियम होता है। ये होता क्या कि दर्पण के सामने जितनी भी दूरी होती है सब निगेटिव होती है, और दर्पण के पीछे जितनी भी दूरी होती है सब क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये कैसे कर सकते हैं, किसी छोटी क्लास में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा रेखा का नियम में, कि एक लाइन होता है, इसके बीचों बीच में क्या होता है, पॉइंट होता है, इसे हम जीरो से लगता है। इसके दाहिने साइड में, राइट हैंड साइड में जितने पॉइंट होते हैं, क्या 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 6 7 चलता रहता है, ठीक है। अब बाएं से होता है -1 -2 -3 -4 -5, इधर चलता रहता है, ठीक। तो किसी भी दर्पण को अगर रेखा पे व्यक्त किया जाता है ना, रेखा पे रखा जाता है, तो इसका जो ध्रुव होता है इसके एकदम 0 पॉइंट पे इसकी फिक्स होता है, कौन से पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे फिक्स होता है, यानी इसका जो पी होता है 0 वाले पोजीशन पे फिक्स होता है, ठीक है। अब इसके सामने सपोज को 3 सेंटीमीटर हम दूर वस्तु रख रहे हैं, तो 3 नहीं है, वो मतलब -3 हुआ, अगर 10 है तो -10 हुआ, इसके पीछे कोई डिस्टेंस है 2 नहीं, वो पॉजिटिव तो है, +2 है। तो दर्पण के ठीक सामने जितने भी दूरी होती है, जितने भी पोजीशन सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं पी से ओ, पी से ओ भी लेफ्ट हैंड साइड में,
पीसी लेफ्ट में, पीआई लेफ्ट में, सब तो लेफ्ट में ही है, तो सभी दूरी क्या होगी यहाँ पे, निगेटिव होगी। ठीक है, कोई समस्या तो है नहीं। ठीक है, अब इधर का थोड़ा सा मैं डिलीट करता हूँ, मिटाता हूँ इसको। ये जितनी भी वैल्यू है सब उठाकर हम समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, आते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 से क्या है, ओसी, ओसी मतलब पीओ माइनस पीसी, पीओ माइनस पीसी अपान सीआई, सीआई लिख सकते हैं पीसी माइनस पीआई इज इक्वल टू पीएफ, पीएफ मतलब पीएफ तो पीएफ है, इसमें तो है ही, पीएफ अपान आईएफ, आईएफ देखा पीआई माइनस पीएफ। चलो सबका मान रख देते हैं, मान रखने पर पीओ, पीओ को लिख देते हैं माइनस यू, माइनस पीसी, पीसी आपका माइनस 2एफ, तो माइनस 2एफ अपान पीसी, पीसी फिर से वही है माइनस 2एफ माइनस पीआई, पीआई को लिख सकते हैं माइनस वी इज इक्वल टू पीएफ, पीएफ लिख सकते हैं माइनस एफ अपॉन पीआई, पीआई तो ये माइनस बी माइनस पीएफ, पीएफ लिख सकते हैं माइनस। सही बच्चे एक बार जरूर ध्यान देंगे कि निगेटिव कैसे होता है, तीन परिपाटी के रूल से हो जाता है। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को थोड़ा सा सही कर लेते हैं, जैसे है माइनस यू, माइनस माइनस मिल हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2f अपॉन माइनस 2f है, माइनस में लिख हो जाएगा प्लस वी इज इक्वल टू माइनस एफ है अपॉन माइनस बी है, माइनस में मिल के प्लस हो जाएगा एफ हो जाएगा। कोई समस्या तो है नहीं। अब इधर का भी थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो चलिए तिर्यक गुणा में इस माइनस भी का गुणा पहले दोनों में कर लेंगे, फिर एफ का गुणा फिर इन दोनों में कर लेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे। तो माइनस भी का गुणा माइनस यू में, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, भी का गुणा यू होगा वी यू या यू भी कर देते हैं। ठीक है, फिर माइनस भी का गुणा 2f में हो जाएगा माइनस 2f भी हो जाएगा। चेक करो फिर, माइनस वी का गुणा माइनस यू में, तो माइनस इंटू माइनस प्लस यू भी, अब माइनस भी गुणा 2f में, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 2f भी। चलो इसका गुणा तो दोनों में हो गया, अब आते हैं एफ का मल्टीप्लाई इन दोनों में करते हैं, एफ का गुणा माइनस यू में माइनस एफ यू। ठीक है, एफ का गुणा 2f में हो जाएगा 2f स्क्वायर, पक्का इक्वल लगा देंगे। माइनस एफ का मल्टीप्लाई माइनस 2f है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2f इंटू एफ हो जाएगा 2f स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस एफ पूरा v में हो जाएगा, तो माइनस एफ भी आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस 2f स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर हो जाएगा माइनस 2f स्क्वायर, तो 2f स्क्वायर माइनस 2 खत्म हो जाएगा, तो इससे अच्छा बुलाने से अच्छा इस तरह कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक, बचा क्या क्या, बचा आपका यूवी माइनस 2f भी, एक एफ भी इधर माइनस 2f भी उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो कितना इधर क्या बच्चा, अच्छा उधर ही ट्रांसफर कर, सबको उधर ट्रांसफर कर देते हैं इज इक्वल टू माइनस एफ हो जाएगा, कितना जाएगा प्लस एफ यू प्लस 2f भी, माइनस 2f भी हो जाएगा कितना प्लस 2f भी हो जाएगा, ऑलरेडी उधर कितना था माइनस एफ भी था। ठीक है, अब यूवी इज इक्वल टू एफ यू तो है 2f भी माइनस 1f भी हो जाएगा एफ भी 1f भी। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यू भी तो ठीक है, इन दोनों में एफ कॉमन दिख रहा है, बचा कितना यू प्लस बी, पक्का
अब हम क्या करते हैं, इस एफ का ट्रांसफर इधर करते हैं, यूवी का ट्रांसफर उधर करते हैं, ठीक है। तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करने तो दिक्कत तो है नहीं किसी को, तो 1 इधर है, इधर एफ इधर आएगा। जब भी किसी ब्रैकेट के कोष्ठक के बाहर कोई भी वैल्यू होती है उसका मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई का ट्रांसफर हो जाएगा, अपॉन डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू उधर क्या था u प्लस v अपॉन इधर का ट्रांसफर उधर का हो जाएगा, डिवाइड और u हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 1 अपॉन एफ में ये u भी जो अपान है, u के अपान है कि v के अपान है कि दोनों के तो एक काम करते हैं, एक बार u के अपान इसको कर लेते हैं, v कर लेते, दोनों का अलग कर लेते हैं। तो एक बार u के अपान में u भी हो जाएगा, एक बार v के अपान में u भी हो जाएगा, तो u से u कैंसिल आउट, v से v कैंसिल आउट, बचा कितना 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान u, ठीक। ये हो जाता है आपके अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध हो जाता है। इसे हम लोग दर्पण का सूत्र भी कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। जिस बच्चों को कहीं पे भी दिक्कत हो रही है जरूर पूछेंगे, एक क्लास इसका अगर आप चाहें तो और बना सकते हैं, आपके डाउट क्लास बना सकते हैं, ठीक है। तो जो भी डाउट होगा उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।